जंगल के बीचों बीच बादल कव्वे और बिजली कव्वे का होटल था, मगर उनके खाने में जरा भी स्वाद नहीं होता था। छी छी कापो, कितना बकवास खाना है। ऐसा बकवास खाना खाने से अच्छा था कि मैं अपने पेड़ के सूखे पत्ते ही खा लेता। अरे ओए मोटी चूंच वाले, खाना है तो खाओ वरना भागो यहाँ से। बिजली काफी, ये जो तुमने इतनी बातें करना सीख ली है ना, इसकी जगह अगर खाना बनाना सीख लेती तो आज शायद तुम्हारे काम आ जाता। फिर चीकू तोता गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। बिजली, सुबह से बैठे मक्खियाँ मार रहे हैं, अब जाकर एक तोता आया था तो वो भी खाए बिना ही चला गया। बादल जी तुम चिंता ना करो, मेरे पास एक उपाय है। वो है ना मानो चिड़िया, उसे बहुत स्वादिष्ट खाना बनाना आता है। मैं उसके पास जाकर उससे बात करती हूँ। फिर बिजली का भी मानो चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया बहन, वैसे भी तुम्हारे पास कोई काम नहीं है, तुम ऐसा करो कि मेरे होटल पर काम करने लग जाओ। उन दिनों चिड़िया के पास करने के लिए कोई काम भी नहीं था। वो बहुत परेशान थी, उसे अपने बच्चों की स्कूल की फीस भी देनी थी। हाँ बिजली बहन, आपको तो पता है कि मुझे कितने स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाने बनाने आते हैं। आप चिंता नहीं करें, मैं आपके होटल पर बहुत स्वादिष्ट खाना बनाऊंगी। ठीक है चिड़िया, तुम्हें सुबह से लेकर रात तक होटल को अच्छे से संभालना है। मैं तुम्हें महीने की आखिर में अच्छी पगार दूंगी। ठीक है बिजली बहन, मैं सुबह आ जाऊंगी आपके होटल पर। अगली सुबह होते ही मानो चिड़िया बिजली और बादल के होटल पर जाती है और चिड़िया भोजन तैयार करने लगती है। आज वो दाल चावल बना रही थी। बिजली बहन देखना, जो भी पक्षी आएगा आज अपने पंख ही झाड़ता रह जाएगा। चिड़िया, अगर हमारा होटल अच्छे से चलने लगा तो मैं तुझे आधा हिस्सा दूंगी। थोड़ी देर बाद वहाँ कबूतर आता है। चिड़िया उसे दाल चावल देती है। ये तो बहुत मजे के है, बहुत मजे के दाल चावल है। कौन कहता है कि इस होटल में भोजन अच्छा नहीं मिलता। मेरा तो ये दाल चावल खाकर मन ही नहीं भर रहा। मैं बताऊंगा, मैं इस जंगल के सभी पक्षियों को बताऊंगा कि इस होटल में बहुत स्वादिष्ट खाना मिलता है। वो स्वादिष्ट दाल चावल खाकर कबूतर खुशी खुशी वहाँ से चला जाता है। कबूतर जाते ही बाकी पक्षियों को भी बताता है, इसलिए 2-3 पक्षी कौवों के होटल पर भोजन खाने आते हैं। उन सब पक्षियों को भी चिड़िया दाल चावल देती है। वो सब पक्षी मजे से दाल चावल खा रहे थे। शाम हो जाती है, चिड़िया के बनाए हुए दाल चावल सारे ही खत्म हो चुके थे। देखा बिजली बहन और बादल भैया, आज मेरे दाल चावल की वजह से आपके होटल पर कितनी भीड़ थी और आज तो हमारी कमाई भी बहुत ज्यादा हुई है। हाँ ठीक है चिड़िया, जाओ अब जल्दी से सारे गंदे बर्तन धो, फिर ही जाना घर। उन सारे गंदे बर्तनों को चिड़िया एक एक करके धो रही थी कि तभी एक गिलास नीचे गिरकर टूट जाता है। तभी बिजली का भी गुस्से में आती है और चिड़िया को 2 पंख मारती है। अरे अंधी हो गई हो चिड़िया, मेरा नुकसान कर दिया है, क्या देखकर नहीं धो सकती बर्तन? बिजली बहन, मैंने जानबूझकर थोड़ी ना किया है ये सब। और हाँ, मैं यहाँ काम करने आई थी। ऐसे काम करने से तो अच्छा है कि मैं ऐसे ही भली। मानो चिड़िया काम छोड़कर वापस अपने घर चली जाती है। बिजली, ये तुमने क्या कर दिया? आज चिड़िया की वजह से ही तो हमारे होटल में कितनी भीड़ थी और तुमने तो चिड़िया को आज काम से ही निकाल दिया। मैंने कब निकाला है उस चिड़िया को, वो खुद गई है छोड़कर। बादल जी, आपको तो पता है जब मुझे गुस्सा आ जाता है तो मैं कुछ भी नहीं देखती। मम्मा, वो कभी आंटी तो बहुत बुरी निकली। एक ग्लास टूट जाने की वजह से उन्होंने आपको मारा। हाँ मीना बेटी, तभी तो मैंने भी वो नौकरी छोड़ दी। जहाँ इज्जत नहीं वहाँ कुछ नहीं। मम्मा, तो अब आप क्या करेंगी? बच्चों, मैंने सोच लिया है, आज के बाद मैं अपने ही दाल चावल का एक ढाबा शुरू करूँगी। मेरे दाल चावल बहुत स्वादिष्ट होते हैं, देखना मेरा कारोबार जल्द ही चल जाएगा। मम्मा, आप अपना ढाबा शुरू करें, मैं और भैया आपका बहुत साथ देंगे। अगले दिन मानो चिड़िया बुलबुल से ढाबा किराए पर ले लेती है और वहाँ अपने दाल चावल का कारोबार शुरू करती है। मम्मा, हम कितनी देर से बैठे हैं लेकिन अभी तक कोई पक्षी नहीं आया। बेटा, अभी किसी को पता थोड़ी ना है कि हमने दाल चावल का कारोबार शुरू किया है।
जब एक पक्षी दाल चावल खाकर जाएगा तभी तो वो बाकी पक्षियों को लेकर आएगा। मम्मा, तो हम बताएंगे, मैं और भैया जाकर पूरे जंगल में बताते हैं। फिर वो दोनों बहन भाई पूरे जंगल में आवाजें लगाते हैं। जिसने भी दाल चावल खाने हो वो मेरी मम्मा के ढाबे पर आ जाए। स्वादिष्ट स्वादिष्ट बहुत स्वादिष्ट दाल चावल है हमारे। जो एक बार खाएगा वो पंख चाटता रह जाएगा। थोड़ी ही देर बाद चिड़िया के ढाबे पर पक्षियों की भीड़ लग जाती है। चिड़िया बहन, जल्दी से दे दो अब दाल चावल, मुझसे और रहा नहीं जाता। ऐसे मानो चिड़िया के सारे दाल चावल बिक जाते हैं और चिड़िया को काफी अच्छा मुनाफा होता है। वहीं कौवा और कवि बैठे फिर से मक्खियाँ मार रहे थे और मानो चिड़िया को देखकर चले जा रहे थे। बिजली, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। ना तुम चिड़िया को डांटती और ना वो छोड़कर जाती। देखो, अब हमारा होटल बंद हो गया है। बादल जी, मुझे तो लगता है कि अब चिड़िया के पास जाकर हमें बर्तन ही धोने पड़ेंगे। बिजली, मेरी सहेली है ना नीली जी, उसके पति की मौत हो गई है और वो बेचारी बिल्कुल अकेली हो गई है। नीली जी ने अंडे भी दिए हुए हैं। अब वो हमारे जंगल में रहने के लिए आ रही है। जब मैं तुम्हारे लिए भोजन लेने जाऊंगा तो उसके लिए भी थोड़ा बहुत भोजन ले आया करूंगा, ताकि नीली जी अपने अंडों को अकेला छोड़कर ना जाए। क्यों बादल जी, ये नीली जी वही है ना जो तुम्हारे बचपन की दोस्त थी? सुन लो, तुम उसके लिए भोजन नहीं ढूंढोगे वरना अच्छा नहीं होगा। बिजली, तुम ही तो कहती थी कि मानो चिड़िया की तरह हमें भी दूसरे पक्षियों की मदद करनी चाहिए, और अब तुम खुद ही मना कर रही हो। तुम जो भी कहो, मैं तो नीली जी की जरूर मदद करूँगा। बादल कौवे की बात सुनकर बिजली कौवी बहुत डर जाती है कि कहीं उसका सपना सच ना हो जाए। जुगनू बेटा, कल ही मैंने सपने में देखा था कि उस नीली कौवी ने तुम्हारे पिता से शादी कर ली है और आज ये नीली कौवी हमारे जंगल में भी आ गई है। तुम घर पर ही बैठो जुगनू, मुझे तुम्हारे पापा पर नजर रखनी होगी। फिर बिजली कौवी भी छुपके बादल कौवे के पीछे चली जाती है। नीली जी, ये लो, मैं तुम्हारे लिए भोजन लाया हूँ। अब तो रोज मैं तुम्हारे लिए भोजन लाया करूँगा, तुम चिंता ना करना। बादल यार, तुम कब तक नीली कौवी को भोजन लाकर देते रहोगे? मुझे तो लगता है अब नीली कौवी को दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। हाँ तोते यार, बात तो तुम्हारी ठीक है। नीली जी, तुम किसी कौवे से शादी कर लो। हाँ बादल जी, मैं शादी तो कर लूँ, लेकिन इस जंगल में कोई भी मेहनती कौवा नहीं है जिससे मैं शादी करूँ। नीली जी, वैसे मैं बहुत मेहनती कौवा हूँ। मैं तुमसे शादी कर लेता अगर मेरी शादी उसे बिजली से ना हुई होती। बादल यार, इसमें कौन सी बड़ी बात है? शादी तो तुम अब भी कर सकते हो नीली कौवी से। खिड़की में बैठी बिजली कौवी उनकी बातें सुन रही थी। वो ये बातें सुनकर जल जाती है और वापस चली जाती है। अरे तोते यार, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? मैं तो बिजली से शादी कर चुका हूँ। अब भला मैं नीली जी से कैसे शादी कर सकता हूँ? बादल यार, इसमें गुस्सा क्यों हो रहे हो? मैं तो मजाक कर रहा था। बिजली कौवी आधी बात सुनकर गुस्से में एक पेड़ पर जाकर बैठ जाती है। बादल जी ने तो पूरी योजना बनाई हुई है दूसरी शादी करने की, लेकिन मैं भी बिजली कौवी हूँ, इसे दूसरी शादी तो नहीं करने दूंगी। अगले दिन नीली कौवी के पेड़ के नीचे सभी पक्षी बैठे बातें कर रहे होते हैं। नीली बहन, आपके लिए बहुत सुंदर कौवा ढूंढा है चिड़िया ने। हाँ नीली बहन, भोला कौवा बहुत अच्छा है, वो तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगा। बिजली कौवी वहीं एक पेड़ के पीछे बैठी उनकी बातें सुन रही थी। वो भोला कौवा की जगह बादल कौवा सुनती है। मेरा शक सही निकला, ये बादल कौवा दूसरी शादी करने जा रहा है। अब मैं इन दोनों को नहीं छोड़ूंगी। मैं अभी अपने भाइयों के पास जाती हूँ और उन्हें सारी बात बताती हूँ। फिर बिजली कौवी अपने दो भाइयों के पास चली जाती है। बड़े और छोटे भाई, मेरा पति दूसरी शादी करने जा रहा है और वो मुझे छोड़ देगा। मेरा और मेरे जुगनू का क्या होगा? बादल कौवा नीली कौवी से शादी करके मुझे अपने घोंसले से भी निकाल देगा।
ये तुम क्या कह रही हो बहना? उसकी इतनी हिम्मत कि वो दूसरी शादी करे और मेरी बहन को घोंसले से निकाले? तुम चलो, हम तुम्हारे साथ चलते हैं। हम दोनों भाई मिलकर इस कफे को नहीं छोड़ेंगे। भैया, बस बादल को नहीं, उस नीली कपी को भी सबक सिखाना है, ताकि आइंदा वो कभी दूसरे कपे से शादी करने का ना सोचे। और फिर बिजली कवि अपने दोनों भाइयों को लेकर बादल कफे के पास जाती है। अरे ओए कफे, तुमने मेरी बहन को धोखा दिया है। हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। ऐसा कहते हुए बिजली कपी के दोनों भाई कपे को पकड़कर पेड़ से बांध देते हैं। और फिर बिजली कपी का एक भाई नीली कपी के घोंसले से उसका अंडा उठा लेता है और वो दोनों अंडा लेकर वहाँ से चले जाते हैं। बिजली और उसका भाई बादल कपे के पास आते हैं। अरे ये क्या? ये तो नीली जी का अंडा है। बिजली, ये तुम्हारा भाई नीली जी के अंडे के साथ क्या कर रहा है? तुम्हारे भाइयों ने मुझे पेड़ से क्यों बांधा है? बादल जी, अब इतने मासूम ना बनो, मुझे सब पता चल गया है। तुम मुझे छोड़कर नीली कपी से दूसरी शादी करने वाले हो, लेकिन मैं भी बिजली हूँ। मेरे दोनों भाई अब तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तभी नीली कपी, मानो चिड़िया और तोता भी वहाँ आ जाते हैं। अरे बिजली बहन, ये तुम गलत समझ रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। चुप कर जाओ छोटी चिड़िया, मुझे सब पता है, तुम भी बादल के साथ मिली हुई हो। अरे बिजली बहन, तुम ये सब क्या कर रही हो? बादल भैया तो मेरे भैया जैसे हैं। हाँ बिजली, नीली जी बिल्कुल ठीक कह रही है। नीली, अगर बादल तुम्हारा भाई है तो तोता तुमसे क्यों कह रहा था कि शादी के बाद बादल तुम्हारा बहुत ध्यान रखेगा? अरे बिजली कपी, मैंने बादल कफे का नहीं बल्कि भोला कफे का कहा था। हो सकता है तुमने नाम सुनने में गलती की हो। क्या इसका मतलब नीली कपी की शादी भोले कपे से हो रही है? हाँ बिजली बहन, मैंने ही नीली बहन का रिश्ता देखा है। और तुम कितनी बड़ी गलती कर रही थी जो नीली कपी का अंडा अपने भाइयों से तुड़वा रही थी। बिजली, हमें तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुमने आज सबके सामने हमारी नाक कटवा दी। आज मुझसे एक मासूम कपी का अंडा टूट जाता। फिर बिजली कपी के दोनों भाई गुस्सा होकर वहाँ से चले जाते हैं। मुझे माफ कर दो बादल जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। बिजली, तुम तो मुझसे बात ही ना करो, मैं तुमसे बहुत नाराज। तेज बारिश में वो बूढ़ी कपी अपना सामान लिए सागर वाले जंगल से गुजर रही थी। बारिश तो बहुत तेज है, अगर ऐसी बारिश में मैं भीगती रही तो बूढ़ी जान कब तक जिंदा रह सकती हूँ। अब तो मुझे कोई ना कोई आसरा तो ढूंढना ही होगा। वो बूढ़ी कपी अपना सामान लिए फिर से उड़ती है। बिजली, आज तो रसोई से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। क्या बना रही हो तुम? तभी बिजली कपी रसोई से खिचड़ी लेकर बाहर आती है। बादल जी, खुशबू कैसे ना आती, बिजली ने पहली बार खिचड़ी जो बनाई है। वाह वाह बिजली, परंतु ये चावल कहाँ से आए? आने कहाँ से थे भला, चीकू तोते के घर से चुरा कर लाई हूँ। आज मेरा ऐसी तेज बारिश में खिचड़ी खाने को बहुत मन कर रहा था। अब जल्दी से खा लो वरना खिचड़ी ठंडी हो जाएगी। वो दोनों पति पत्नी खिचड़ी खाने लगते हैं तो दरवाजे पर दस्तक होती है। बादल जी, इस समय अब कौन आ गया है? ऐसी तेज बारिश में भी पक्षियों को अपने घरों में आराम नहीं आता। फिर वो दोनों पति पत्नी घर के बाहर आते हैं। काको, मेरी मदद करो, बारिश बहुत तेज है, बारिश रुकने तक मुझे अपने घर में आश्रय दे दो। नाना बुढ़िया, हमारा घर तो पहले ही बहुत कमजोर है, हम तुझे अपने घर में नहीं रख सकते। बेटी, मैं अपने घर जा ही रही थी कि रास्ते में बारिश शुरू हो गई। अब तो रात भी बहुत हो चुकी है। मेरा घर पहाड़ों के दूसरी दिशा में है। अगर इस समय मैं चली भी गई तो पहाड़ों वाली चीलें मुझे खा जाएंगी। कृपया करो और मुझे आज रात अपने घर में आश्रय दे दो। देख बुढ़िया, अब तो चली जा, हमारे घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं है। चलो बादल जी, हमारी खिचड़ी ठंडी हो रही है। ऐसा कहते हुए वो कपी दरवाजा बंद कर लेते हैं और वो बूढ़ी कपी बारिश में ही भीगती रहती है। फिर वो बूढ़ी कपी अपना सामान लिए वहाँ से उड़ती है।
और उसे एक घर दिखाई देता है। वो वहाँ जाकर दस्तक देती है। कोई है तो मेरी मदद करो, मैं बारिश में भीग रही हूँ। अरे ये इस समय कौन आ गया है, जरा जाकर देखती हूँ, शायद कोई मुसीबत में हो। फिर चांदनी चिड़िया अपने घर के बाहर आती है। बेटी चिड़िया, मैं बहुत मुश्किल में हूँ, बारिश बहुत तेज है और मैं अपने घर नहीं जा सकती। बस आज रात गुजारने के लिए मुझे अपने घर में आश्रय दे दो। माँ जी, इसमें पूछने वाली कौन सी बात है, आप अंदर आ जाइए। फिर चांदनी चिड़िया बूढ़ी कपी को अपने घर में ले जाती है। चिड़िया, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने मेरी मदद की। नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं, आप ये दाना खा लीजिए, आपको भूख लगी होगी। फिर बूढ़ी कपी भोजन खा लेती है। फिर वो दोनों सो जाती हैं। अगली सुबह बारिश भी रुक जाती है। चिड़िया बेटी, तुम बहुत अच्छी हो, मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। ये लो, ये सेब का बीज है, तुम इसे अपने आंगन में दबा देना और देखना बहुत जल्दी बहुत बड़ा सेब का पेड़ लग जाएगा। ऐसा कहते हुए वो बूढ़ी कपी वहाँ से चली जाती है। फिर चांदनी चिड़िया वो बीज अपने आंगन में बो देती है। अब मैं जल्दी से भोजन ले आती हूँ, कहीं फिर से बारिश न शुरू हो जाए। फिर चांदनी चिड़िया भोजन की खोज में चली जाती है। बिजली कभी अपने घर के बाहर बैठी हुई थी। वो देखकर हैरान होती है। बादल जी जल्दी आओ, जरा देखो। बादल कप्पा जल्दी से बाहर आता है। क्या हुआ बिजली, क्यों इतनी सुबह सुबह शोर मचा रही हो, सोने भी नहीं देती? वो देखो बादल, चिड़िया के आंगन में कितना बड़ा सेब का पेड़ है और उस पर लाल लाल रंग के सेब भी लगे हुए हैं। बिजली, ये कैसे हो गया? कल तो यहाँ एक पत्ता भी नहीं था और आज ये सेब का पेड़। चलो पास चलकर देखते हैं। फिर बिजली और बादल चिड़िया के सेब के पेड़ के पास जाते हैं और वो कुछ सेब तोड़कर खाने लगते हैं। बिजली, ये सेब तो बहुत मजे का है। बादल, मुझे लगता है कि चिड़िया को इस पेड़ का पता नहीं है, तभी तो वो भोजन लेने गई है। अगर उसे पता होता तो वो भोजन लेने क्यों जाती? हाँ बिजली, तुम ठीक कह रही हो, लेकिन अब हम उस चांदनी को ये पेड़ नहीं लेने देंगे। फिर वो दोनों पति पत्नी उसी पेड़ पर अपना एक घोंसला बना लेते हैं। शाम को चिड़िया जब दाना लेकर वापस आती है तो वो सेब के पेड़ को देखकर बहुत हैरान होती है। अरे, ये तो मैंने सुबह ही सेब का बीज लगाया था, इतनी जल्दी ये पेड़ भी उग गया। ये जरूर जादुई सेब का पेड़ होगा। चिड़िया पेड़ के नीचे बैठी हुई थी, तभी वो कप्पे भी वहाँ आ जाते हैं। अरे ओ छोटी चिड़िया, यहाँ क्या कर रही हो? चलो जाओ यहाँ से। क्या मतलब बिजली, ये पेड़ मेरा है और मैंने ही सुबह इसका बीज बोया था। चांदनी, इस पेड़ पर हमने अपना घोंसला बनाया है और आज से ये पेड़ हमारा है। चली जाओ यहाँ से, वरना मार मार कर पंख तोड़ दूंगा मैं तुम्हारे। चांदनी चिड़िया तो पहले ही बहुत भोली भाली थी, वो कौवों से डर जाती है और वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन वो बूढ़ी कभी फिर से चिड़िया के पास आती है। माँ जी, आप तो वही है ना जो मुझे सेब का बीज देकर गई थी? हाँ बेटी, मैं वही कौवी हूँ, लेकिन बेटी उस पेड़ पर तो कौवे सो रहे हैं। बेटी, वो कोई साधारण बीज नहीं था, वो एक जादुई बीज था। फिर चांदनी चिड़िया सारी बात बूढ़ी कौवी को बता देती है। बेटी, ये कौवे बहुत चालाक हैं, इन्हें सबक सिखाना ही होगा। बेटी, ये लो कुछ बीज, ये तुम अपने आंगन में डुबा देना, फिर देखना उन कौवों को सजा मिल जाएगी। ऐसा कहते हुए वो बूढ़ी कौवी वहाँ से चली जाती है। फिर चांदनी चिड़िया उन बीजों को अपने आंगन में डुबा देती है। थोड़ी देर बाद वहाँ ढेर सारे फलों के पेड़ लग जाते हैं। चिड़िया ये देखकर बहुत खुश होती है, लेकिन बिजली और बादल तो जल रहे थे। बादल जी, ये क्या? चिड़िया के पास तो हर फल के पेड़ उग गए हैं और हमारे पास ये एक सेब का पेड़ ही है। बिजली, अब जंगल के सभी पक्षियों को पता चल गया है कि हमारे पास ये सेब का पेड़ ही है।
बादल जी, अगर वो पेड़ हमारे नहीं हो सकते तो हम उन पेड़ों को काट देंगे। हाँ बिजली, ये ठीक है। रात होते ही हम ये पेड़ काट देंगे। ऐसे उस छोटी चिड़िया के पास एक भी पेड़ नहीं बचेगा। रात होते ही कुल्हाड़ी लेकर वो कौवे चिड़िया के फलों के पेड़ों के पास आ जाते हैं। जैसे ही बादल कौवा कुल्हाड़ी से पेड़ काटने लगता है तो वो पेड़ की कुछ शाखाएं कौवों को मारने लगती हैं। अरे ये क्या, ये पेड़ तो हमें मार रहे हैं, छोड़ दो, हमें छोड़ दो। हाँ पेड़ जी, हमें छोड़ दो, हम यहाँ से दूर चले जाएंगे, छोड़ दो हमें। किसी तरह से अपनी जान बचाकर वो कौवे वहाँ से भाग जाते हैं। क्या बात है बादल जी, आज बड़े खुश लग रहे हो। अब जल्दी से अंदर आ जाओ, बाहर बारिश हो रही है। बिजली, मुझे तो अब ये बारिश भी बहुत अच्छी लगती है। जरा देखो तो बाकी पक्षियों के घर पेड़ों पर कैसे घास फूस के बने हुए हैं। मेरे जैसा मजबूत घर है भला किसी का? नहीं है, नहीं है, और ये बात मैं तुम्हें कल से 100 दफा बता चुकी हूँ। बादल कौवे ने अभी अभी बहुत बड़ा, सुंदर और मजबूत घर बनवाया था। दूसरी ओर जंगल के सभी पक्षी चिड़िया के घर में बैठे उसी की बातें कर रहे थे। चिड़िया बहन, मेरा तो मन कर रहा है कि मैं कौवे का घर एक बार अंदर से देख आऊं। बाहर से तो बहुत बड़ा और सुंदर है। सच कहा कबूतर भैया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि बादल कौवा हम सबको अपने घर में जाने देगा। क्यों भला चिड़िया? क्योंकि बबली बहन जब से कौवों का नया घर बना है वो तो हम में से किसी पक्षी के साथ अच्छे से बात नहीं करते। वो सब बैठे हुए थे कि तभी तोता और तोती भी आ जाते हैं। क्या हुआ चिड़िया बहन, क्या बातें चल रही थी? कुछ नहीं तोते भैया, हम सब तो कौवों की बातें कर रहे थे। उन्होंने अपना घर बहुत सुंदर बना लिया है। अरे दोस्तों, छोड़ो उन कौवों के घर को। पता है, मैं और चीकू जी आ रहे थे कि हमें मौसम के पक्षी ने बताया कि अभी जो बारिश हो रही है ये तो कुछ नहीं, आने वाले 2-3 दिनों में बहुत तेज बारिश होगी। इसलिए हम सब पक्षी अपने अपने घोंसलों को पक्का कर लें। चिड़िया, मेरा घर तो बहुत कमजोर है, लेकिन मेरा मुरम्मत करने को जरा भी मन नहीं कर रहा। कबूतर भैया, घर तो मेरा भी कमजोर है, लेकिन घर की मुरम्मत तो करनी ही होगी। बारिश रुकने पर सभी पक्षी अपने अपने घरों को लौट जाते हैं। तोता तोती घर वापस जा रहे थे, तभी रास्ते में कौवों का घर आता है। चीकू जी, मैं क्या कहती हूँ कि मौसम की चेतावनी हम इन कौवों को भी दे देते हैं। भला इन कौवों को चेतावनी की क्या जरूरत, इनका घर तो वैसे ही बच जाएगा। नहीं नहीं, हमें बता देना चाहिए, इसी बहाने हम उसका घर भी देख लेंगे। हाँ, ये बात तो तुमने ठीक कही है। फिर चीकू तोता दरवाजे पर दस्तक देता है। अरे कौन है बाहर? बड़ा घर देखा नहीं क्या चले आए? बिजली का भी गुस्से में दरवाजा खोलती है। बिजली, हम मुंह उठाकर नहीं आए, बल्कि तुम्हारे भले के लिए आए हैं। ये तो चिंकी ने कहा, वरना हमें तुम्हारा भला करने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, तुम मेरा क्या ही भला करोगे? जाकर पहले अपना भला करो। देखा भी है इतना बड़ा घर कभी? नहीं देखा और ना ही देखना है। बिजली और तोते का शोर सुनकर जंगल के सभी पक्षी भी इकट्ठे हो जाते हैं। क्या बात है तोते भैया, आप ऐसे लड़ क्यों रहे हो? चिड़िया बहन, मैं कौन सा लड़ रहा हूँ, इस कवि को ही ज्यादा पड़ लग गई है। मैं और चिंकी तो इन्हें बरसात की चेतावनी देने आए थे, लेकिन ये तो हमसे लड़ने ही लग गई। अच्छा, हमारा बड़ा घर देखकर तुम सबको जलन हो रही है ना? हमें तो बरसात की कोई चिंता नहीं है, चिंता तो तुम सब पक्षी करो, क्योंकि बाढ़ में तुम सबके घर बह जाएंगे। सभी पक्षी अपने घर को लौट जाते हैं। चिंकी भी अपने पति को लेकर घर जाती है। चीकू जी, आपको क्या जरूरत थी उस कवि के मुंह लगने की? तुम्हें ही जाना था उन कौवों को सूचना देने। घर क्या बना लिया उन कौवों ने, हवा में उड़ रहे हैं। देखना अब मैं क्या करता हूँ। चीकू जी, अब बस कर दीजिए और सो जाइए। रात हो चुकी थी। जंगल के सभी पक्षी अपने अपने घरों में सो चुके थे, लेकिन तोते को नींद नहीं आ रही थी। जब तक मैं इस कवि को सबक नहीं सिखा देता, मुझे चैन नहीं मिलेगा।
बड़ा घमंड है ना इस कपी को अपने घर पर। अब देख बिजली की बच्ची। फिर चीकू तोता रात के अंधेरे में अपने घर से निकलता है। वो कपों के घर जाता है और अपनी तेज चोंच से उनके घर के नीचे सुराख कर देता है, ताकि जब बारिश हो तो बारिश का पानी सीधा उनके घर में जाए। तभी आसमान पर बादल गरजते हैं और तेज बारिश शुरू हो जाती है। अरे वाह, बारिश तो शुरू हो गई। अब मजा आएगा इस बिजली को। चीकू से पंगा लेने पर क्या होता है। फिर चीकू तोता वहाँ से अपने घर जाता है और जाकर सो जाता है। जंगल में बारिश तो और भी ज्यादा हो रही थी। मानो खिड़की बंद कर दो, बारिश बहुत तेज है, मुझे ठंड लग रही है। हाँ चंदू जी, खिड़की बंद कर रही हूँ। बारिश बहुत तेज हो रही है, लगता है कोई बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। हाँ मानो, ये तो अच्छा हुआ कि हमने वक्त रहते अपने घर की मुरम्मत कर ली। बिजली, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है, लेकिन हमें इस बारिश की कोई चिंता नहीं, क्योंकि हमारा घर बहुत पक्का है। हाँ बादल जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। बाकी पक्षियों का देखना बहुत बुरा हाल होगा, खासकर उस मोटी चोंच वाले का। तभी बिजली कपी की नजर पड़ती है जहाँ एक छेद से पानी अंदर आ रहा था। बादल जी, ये क्या, हमारे घर में तो पानी भर रहा है। ये कैसे हो सकता है? हमारे घर में पानी भला कैसे आ सकता है? मैंने ये घर बहुत मजबूत बनवाया था। मुझे तो लगता है ये जरूर उस मोटी चोंच वाले का काम है, मुझसे बदला लेने के लिए। जो भी हो बिजली, अब हमें घर से बाहर निकलना होगा, वरना हम यहीं मर जाएंगे। वो दोनों घर से बाहर आते हैं। जैसे ही वो घर से बाहर आते हैं तो देखते हैं हर तरफ पानी ही पानी था। पूरे जंगल में बाढ़ आ चुकी थी। सभी पक्षियों के घोंसले पानी में बह चुके थे। वो कभी एक पेड़ की डाल पर बैठ जाते हैं। दूसरी तरफ सभी पक्षी भी एक पेड़ की डाल पर बैठे हुए थे। कबूतर यार, मेरा घर भी डूब गया, लेकिन चिड़िया कहाँ चली गई? चंदू, चिड़िया कहाँ है? चलो दोस्तों, सभी मेरे साथ चलो। मैंने हम सब के लिए एक सुरक्षित जगह ढूंढ ली है। मानो चिड़िया के कहने पर सभी पक्षी चिड़िया के पीछे पीछे उड़ते हैं। तभी उन्हें बिजली और बादल की आवाज सुनाई देती है। बचाओ, कोई हमें सुन रहा है तो बचाओ, मैं और बिजली यहाँ फंस गए हैं। अरे, ये तो बिजली और बादल की आवाज है। फिर मानो चिड़िया और सभी पक्षी कपों के पास जाते हैं। चलो बादल और बिजली, हमारे साथ चलो, वरना इस बाढ़ में तुम भी बह जाओगे। लेकिन कहाँ जाएंगे हम? बिजली, तुम चिंता ना करो, मैंने एक सुरक्षित जगह ढूंढ ली है। फिर मानो चिड़िया सभी पक्षियों को लेकर अपने साथ वहाँ से उड़ती है। वो सब एक बड़े पेड़ की बड़ी खोखर में जाते हैं। हमें तो लगा था कि कौवों का घर बहुत मजबूत है, लेकिन ऐसी बारिश में वो भी बह गया। नहीं कबूतर, ये सब इस मोटी चोंच वाले का किया है, पूछो इससे। फिर चीकू तोता सारी बात बता देता है। चीकू भैया, ये तो बहुत बुरी बात है। लड़ाई झगड़ा तो होता ही रहता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप किसी को मुसीबत में डालो। हाँ चिड़िया, मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। बिजली, मुझे माफ कर दो। ठीक है तोते, लेकिन मुझसे भी गलती हुई है, मुझे भी माफ कर दो। जंगल में बादल गरज रहे थे और जोरों की बारिश हो रही थी। जंगल के सभी पक्षी अपने अपने घरों में डरे हुए बैठे थे। काफी पक्षी तो कई दिनों से भूखे थे, क्योंकि जंगल में लगातार बारिशों से उनके घर में राशन अब खत्म हो चुका था। बादल कौवा और बिजली का भी भूख से सताए हुए कबूतर के घर जाते हैं। वो दरवाजे पर दस्तक देते हैं। चीकू जी, इस समय कौन आया होगा? तुम चिंता नहीं करो, मैं देखता हूँ। फिर तोता दरवाजा खोलता है और कौवे घर के अंदर आ जाते हैं। तोते यार, अब तो हमसे उड़ा भी नहीं जा रहा था। भूख के कारण पेट में बहुत दर्द हो रहा है। चिंकी बहन, क्या आपके पास कुछ भोजन है? अरे बिजली बहन, हमारे पास तो कुछ भी नहीं था। जो भोजन हमने बरसात के लिए जमा किया था, वो तो आप दोनों ने बरसात शुरू होने से पहले ही चोरी कर लिया था। चिंकी, ऐसी छोटी मोटी शरारतें तो हम शुरू से ही करते आ रहे हैं, परंतु हमें क्या पता था कि बरसात इस बार इतनी देर तक रहेगी। ऐसी बरसात में अगर कुछ खाने को मिलेगा तो चिड़िया के घर से ही मिलेगा।
यार तोते, चिड़िया की तो कुछ दिन पहले मुझसे लड़ाई हुई थी। वो तो मुझे कुछ भी खाने को नहीं देगी। मानो चिड़िया बहुत दयालु है, अगर उसके पास कुछ हुआ तो वो हमें जरूर देगी। तो ठीक है तोती बहन, चले हम सब चिड़िया के पास ही चलते हैं। फिर वो सब मानो चिड़िया के घर की ओर जाते हैं। तेज बारिश और ऊपर से ठंडी हवा ने तो गर्मियों के मौसम में ठंड बना दी थी। वो सब बहुत मुश्किल से उड़ते उड़ते मानो चिड़िया के घर पहुंच जाते हैं। दोस्तों, मैंने आपको पहले ही खिड़की से देख लिया था, इसलिए दरवाजा खोल दिया। चिड़िया बहन, हमने तो बहुत इंतजार किया कि बारिश रुक जाए, परंतु बारिश तो और भी ज्यादा तेज हो गई है। मैं और चीकू जी बहुत भूखे हैं। और हम भी। चिड़िया बहन, उस दिन जो मेरे पति ने तुमसे लड़ाई की थी, मैं उसके लिए क्षमा मांगती हूँ। मानो बहन, अगर ऐसी बारिश में हमें कुछ खाने को ना मिला तो हम सब भूख से मर जाएंगे। आप सब चिंता ना करो, मैंने बरसात के लिए भोजन जमा कर रखा है। मैं अभी आप सबको भोजन देती हूँ। फिर मानो चिड़िया अपना भोजन वाला संदूक खोलती है, जिसमें उसने ढेर सारा अनाज जमा कर रखा था। वो सब पक्षियों को भोजन देती है। मैं तो सुबह ही चिड़िया के पास आ गया था। मुझे पता था ऐसे मौसम में चिड़िया के पास से ही मिलेगा भोजन। फिर वो सब भोजन खा लेते हैं। बादल जी, अब जाके पेट को कुछ आराम मिला है। मुझे तो लगा था कि मैं भूख से मर ही जाऊंगी। बाहर आसमान पर बादल और भी गहरे हो जाते हैं। वो बड़ा काला बादल खुद पर तो काबू ही नहीं कर पा रहा था। मेरे अंदर बारिश की मात्रा बहुत ज्यादा है। मैं कतरा कतरा नहीं बरस सकता, ऐसे तो मैं फट जाऊंगा। बाबा जी, आप अपने आप पर काबू रखें। अगर आप ऐसे फट गए तो जंगल में सभी पक्षी पानी में डूबकर मर जाएंगे। मेरे पास समय बहुत थोड़ा है, मैं और नहीं रुक सकता। बेटे, तुम जल्दी से जाओ और जंगल के पक्षियों को बता दो, ताकि वो सब किसी सुरक्षित जगह पर चले जाएं। बाबा, मैं अभी जाता हूँ। फिर वो छोटा बादल नीचे जंगल में आता है, परंतु उसे तो जंगल में कोई पक्षी भी दिखाई नहीं देता। ये सब पक्षी कहाँ चले गए? अगर मेरे पिताजी फट गए फिर तो सभी पक्षी मारे जाएंगे। जंगल में बहुत पानी आ जाएगा। ऐसा कहते हुए बादल आवाज देता है, कोई है, कोई है, मेरी आवाज सुनो। जंगल के पक्षियों, आप सब कहाँ हो? दोस्तों, मुझे किसी के बुलाने की आवाज आ रही है। ये कौन हो सकता है जो ऐसी बारिश में हमें बुला रहा है? चिड़िया बहन, हमें जाकर देखना होगा, शायद कोई मुसीबत में हो। चिड़िया बहन, कबूतर ठीक कह रहा है, तुम जाओ कबूतर के साथ। जंगल में बारिश बहुत तेज थी। वो दोनों बाहर आते हैं। बादल उन दोनों को देखकर उनके पास जाता है। बादल जी, सब ठीक तो है ना? हम सब पक्षी तो बारिश से डरकर चिड़िया के घर में छुपे बैठे थे। मेरे काले बादल पिताजी, जो बादलों में से सबसे बड़े हैं, वो फटने वाले हैं। मैं आप सबको बताने आया हूँ कि आप सब पक्षी किसी सुरक्षित जगह पर चले जाएं। अरे, ये तो बहुत बुरी खबर है, लेकिन बादल कैसे फटते हैं? मेरे पापा ने पानी अपनी प्यास से कुछ ज्यादा ही पी लिया था और अब वो पानी का बोझ उठा नहीं पा रहे, क्योंकि उन पर हवाओं का दबाव बढ़ रहा है, जिस कारण वो फट जाएंगे। तो क्या बादल, हम पहाड़ों पर चले जाएं? छोटे बादल, क्या पहाड़ों पर तो नहीं आएगा पानी? बादल फटने से जोरदार धमाका होगा और बारिश की बूंदें गिरने की बजाय एकदम ढेर सारा पानी नीचे आएगा। ये अच्छा ही है कि तुम सब पहाड़ों पर चले जाओ। फिर वो छोटा बादल आसमानों में चला जाता है और चिड़िया और कबूतर वापस अपने घर लौट आते हैं। चिड़िया बहन, कौन था? क्या कोई मुसाफिर था या फिर कोई मुश्किल में था? दोस्तों, मुश्किल में कोई और नहीं, बल्कि हम सब मुश्किल में फंस गए हैं। दोस्तों, हम सबको यहाँ से जाना होगा। चिड़िया बहन, तुम हम सबको ऐसे डरा क्यों रही हो? आखिर हुआ क्या है? हमें क्यों और कहाँ जाना होगा? दोस्तों, एक बड़ा बादल फटने वाला है। छोटा बादल हमें बताने आया था ताकि हम सब किसी सुरक्षित जगह पर चले जाएं।
बहुत सारा पानी एक साथ जमीन पर गिरने वाला है। ये बात सुनकर सभी पक्षी बहुत डर जाते हैं। अच्छा चिड़िया बहन, तो हम सब अब कहाँ जाएंगे? हम सबको पहाड़ों पर जाना होगा। लेकिन पक्षियों, वहाँ जाकर हम क्या खाएंगे? दोस्तों, हम सब ये मेरा भोजन ले जाते हैं। फिर वो सब ऐसा ही करते हैं। चिड़िया अपने भोजन का संदूक लेकर सभी पक्षियों के साथ